ये सही समय है, नहीं भाई कल सही समय था, अरे भाई सही समय तो आने वाला है। ये बातें 100% आपके दिमाग में आती है, खास करके तब जब आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हर समय सही समय होता है। आपको चाहिए बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी करेज और कंसिस्टेंसी अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। ये तीनों चीजें आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आप एक एसआईपी के माध्यम से काम करते हो और मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको ज्यादा एरिया ऑफ कंसर्न की फेंसिंग जो है ना वो घेरती नहीं है। और चाहे आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर ले या तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने की बात कर ले, आपको अपने निवेश का कुछ हिस्सा इक्विटी एज अ एसेट क्लास में जरूर पार्क करना होता है। और म्यूचुअल फंड्स के जरिए एक प्रोफेशनल सपोर्ट के साथ आप अपने निवेश की जर्नी की शुरुआत करते हो और अपने गोल्स को अचीव भी कर देते हो। लेकिन यहां पर कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है पता है, कि आखिर म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं। नॉर्मल गूगल कर लें, जो सामने आ जाए उन्हें सिलेक्ट करना है, रेटिंग्स देखनी है, करना क्या होता है। अब आज के इस वीडियो में मैं 3 आसान स्टेप्स के माध्यम से आपको एक एक्शनेबल इनपुट देने का प्रयास करूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकते हो। अब ये वीडियो 2 तरह के लोगों के लिए एप्लीकेबल है। ए, आप नए निवेशक हो और आपके पास म्यूचुअल फंड की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो यहां पर आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इनपुट्स प्राप्त होने वाले हैं। बी, अगर आप एक ऐसे निवेशक हो जिन्हें म्यूचुअल फंड्स की अच्छी खासी जानकारी है, तो शायद उनके लिए ये एक रिवीजन हो सकता है और मेरे इस प्रयास में उनका मुझे छोटा सा सपोर्ट भी चाहिए, कि जहां पर मैं जो भी चीजें शेयर करने वाला हूं उसी के साथ आपको अगर कुछ ऐड करना है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने ओपिनियन के हिसाब से, तो उसे भी आप नीचे कमेंट्स के माध्यम से कीजिए, ताकि हमारी जो पूरी कम्युनिटी है वो आपके तजुर्बे से, आपके इनपुट से भी कुछ ना कुछ वैल्यू हासिल करके अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सके। तो शुरू करते हैं आज के इस एजुकेशनल वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स एज अ एसेट क्लास बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, इसे बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो तीनों स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो भी काफी सिंपल तरीके से बताऊंगा, एग्जांपल्स देके आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको एक एक्शनेबल इनपुट भी प्राप्त हो सके। देखिए, रीजन नंबर 1 जो है वो है परफॉर्मेंस। देखिए, रिटर्न्स के लिए आप पैसे लगा रहे हो तो आपको अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को भी चेक करने आना चाहिए। लोग अक्सर गलती क्या करते हैं पता है, यहां पर ए कंपनी के म्यूचुअल फंड को बी कंपनी के म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस सही मायने में कंपेयर करना है तो आप हमेशा बेंचमार्क इंडेक्स के साथ करें, कि उस पर्टिकुलर फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले, जिस भी इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहा है, जो उसका बेंचमार्क है, कितने रिटर्न्स दिए हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसने 1 साल में 20% से ज्यादा के सीएजीआर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 3 साल की बात करें तो 10% से ज्यादा, 5 साल में भी 10% से ज्यादा। और सिंस इंसेप्शन देखें, जब से ये फंड की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक भी ये डबल डिजिट रिटर्न्स देता आया है। और इसी को कंपेयर करते हैं S&P BSE 100 TRI के साथ, यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स। उसके मुकाबले आप देख पा रहे हो 1 साल में इससे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वही 3 साल के पीरियड में इससे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, इससे ओवर अचीव नहीं किया है। 5 वर्ष के पीरियड में भी ओवर अचीव नहीं किया है। लेकिन सिंस इंसेप्शन अगर हम देखेंगे तो वहां इसने ओवर अचीव किया है। वहीं पर S&P BSE सेंसेक्स TRI को अगर हम देखें तो वहां पर भी 1 वर्ष में इसने ओवर अचीव किया हुआ है, लेकिन 3 वर्ष और 5 वर्ष के पीरियड में ओवर अचीव नहीं किया है। सिंस इंसेप्शन को अगर हम देखें तो वहां पर इसने ओवर अचीव किया हुआ है। और इसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझाने के लिए, अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किए होते तो 1 साल के पीरियड में 12,000 से ज्यादा उनकी वैल्यू होती है। और वहीं पर अगर हम इसे कंपेयर करें S&P BSE 100 और S&P BSE सेंसेक्स के साथ, तो उनकी वैल्यू 12,000 से भी कम थी। लेकिन 3 वर्ष और 5 वर्ष के आप नंबर्स देख पा रहे हो, सिंस इंसेप्शन के भी आप नंबर देख पा रहे हो। इस चीज से ये पता चल रहा है कि 1 वर्ष के पीरियड में इस फंड ने अपने बेंचमार्क टोटल रिटर्न इंडेक्स को बीट किया हुआ है, सिंस इंसेप्शन से भी बीट किया हुआ है। लेकिन 2 एरियाज ऐसी थी जहां पर बीट नहीं किया हुआ है। तो इससे आप 2 चीजों का अंदाजा ले सकते हो कि इस फंड की परफॉर्मेंस जो है वो शायद टर्न अराउंड हो रही है। आपको इसको मॉनिटर करते रहना है। अगर आप इसमें निवेश करते हो या निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो कंसिस्टेंटली आपको ईयर ऑन ईयर ये चीजें जरूर देखनी है। और इससे होगा क्या, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जिस फंड में मैं इन्वेस्टेड हूं उसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले कैसा रहा। काफी सिंपल सा स्टेप 1 था दोस्तों, मैंने इसे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं किया, सिंपल रखा। आपको चाहिए तो एक बार आप रिवाइंड करके दोबारा
इस सेक्शन को अच्छे से सुन ले, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा स्टेप होता है दोस्तों एजिंग का। एजिंग का मतलब यह है कि वो जो पर्टिकुलर फंड है वो कितना पुराना है। अब ये क्यों जरूरी होता है? क्योंकि यहाँ पर मार्केट की अलग अलग साइकिल्स होती है। कुछ साइकिल्स 2-3 वर्ष की होती है, कुछ साइकिल्स 7 वर्ष की होती है, कुछ छोटी साइकिल्स होती है 1 वर्ष की भी। तो कितनी अलग अलग साइकिल्स उस पर्टिकुलर फंड ने एक्सपीरियंस की हुई है, यानी कि मार्केट के कितने उतार चढ़ाव उस पर्टिकुलर फंड ने देखे हैं। अब जैसे यहां पर वापस वही एग्जांपल लेते हैं, जो निपॉन का ये म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसकी अगर हम इंसेप्शन डेट को देखें तो अगस्त 8, 2007 की है, जिसका मतलब ये है कि 15 वर्ष हो चुके हैं इस फंड को। तो काफी अलग अलग साइकिल्स 2007 से लेकर अभी तक इस फंड ने एक्सपीरियंस ऑलरेडी की होगी, और उसके चलते हुए भी सिंस इंसेप्शन के रिटर्न्स जो है वो टोटल रिटर्न इंडेक्स बेंचमार्क से इस फंड ने अच्छे अचीव किए हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इसी तरीके से आपको किसी भी फंड की एजिंग देखनी है, उसका इंसेप्शन डेट देखना है कि वो फंड जो है वो कितना पुराना है। ओल्डर द बेटर, ये हमेशा आप याद रखिए। तीसरा जो स्टेप है दोस्तों वो है AUM का, यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट का। अब ये काफी सब्जेक्टिव है। देखिए AUM जो है वो ना ज्यादा अच्छा ना कम अच्छा। तो यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि अगर किसी फंड का AUM कम है तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। ये भी नहीं कह सकते कि किसी फंड का AUM जो है वो बहुत ज्यादा है तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, यूजुअली लोग कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा AUM है तो वहां पर फंड के परफॉर्म करने की एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर फंड के पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स को, कौन से सेक्टर्स को कितनी वेटेज दी गई है। लेकिन इसे अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्शनल वे में आपको समझाऊं तो आप इस स्टेप के लिए अलग अलग जो फंड हाउसेस के फंड होते हैं, मान लीजिए A कंपनी का जो लार्ज कैप फंड है उसे B कंपनी के लार्ज कैप फंड के साथ कंपेयर करें। सिर्फ असेट अंडर मैनेजमेंट को आप बारीकी से देखें, वहां पर आपको जो पहली 2 पॉइंट्स हैं वो किसमें सबसे ज्यादा मिल रही है, उसके बाद इस थर्ड पॉइंट को आप वेटेज दीजिएगा। अब मैंने बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं किया इस पूरे एजुकेशनल वीडियो में कि कैसे आप फंड्स का चुनाव करें। काफी बेसिक लेवल पे रखा है। एक्सपेंस रेशियो, अल्फा, ये सब चीजों में मैं नहीं पढ़ा हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा इंट्रो में कि म्यूचुअल फंड्स काफी सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट है, इसे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। आज के डेट में इनफैक्ट मैं अप्रिशिएट करता हूं, बहुत ज्यादा कंपनीज जो है वो अवेयरनेस को बहुत ज्यादा वेटेज देती है। जैसे निपॉन की अगर हम बात करें तो इनकी मैं एक टीवी पे ऐड देख रहा था, पावर फ्रेमवर्क है इनका, जिस फ्रेमवर्क के माध्यम से एक आम रिटेल इन्वेस्टर अच्छे म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे ये फ्रेमवर्क लगा, जहां पर PO का मतलब होता है परफॉर्मेंस, W का मतलब होता है वाइड इन्वेस्टर बेस की कितने इन्वेस्टर्स उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करते आए हैं। E का मतलब एक्सपीरियंस, जैसे मैंने भी आपके साथ कवर किया कि कैसी एजिंग है फंड की, वो हमेशा देखनी चाहिए, जैसे ये पता चलता है कि उस फंड का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। R का मतलब है राइट साइज्ड असेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये फ्रेमवर्क मुझे काफी अच्छा लगा और मैं काफी अप्रिशिएट करता हूं ऐसी कोई भी कंपनीज जब इन्वेस्टर्स के लिए इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन्स को रोल आउट करती है। इन इनिशिएटिव से ये क्लियरली दिखता है कि कंपनीज को केवल इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए, उन्हें इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स चाहिए, ताकि उनका भी फायदा हो, जिस वजह से कंपनीज का भी फायदा होता है। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए फंड में इन्वेस्टेड रहता है। एक नोवाइस इन्वेस्टर घबरा जाता है, डर जाता है, क्योंकि उन्हें इतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं होती है, उन्हें नहीं पता होता है कि यहां पर मार्केट रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। म्यूचुअल फंड में लिखते हैं ना नीचे लाइन, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मैं भी ये कहता हूं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है म्यूचुअल फंड्स के पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। लोग 5-7 मिनट के अंदर ये समझने आ जाते हैं कि कौन से अच्छे फंड्स हैं, बताओ, हम तुरंत अपने मेहनत का पैसा वहां लगा देंगे, और फिर वो रियलाइज करते हैं कि ये हमसे तो गलती हो गई थी। इसीलिए आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें पढ़ें और उसके बाद ही एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के माध्यम से अपने निवेश का फैसला लें। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी चीजें आज के इस एजुकेशनल वीडियो में आपके साथ कवर की, उनसे आपको एक अच्छी इंसाइट्स, अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जानकारी अगर आपको पसंद आई है, अगर आपको इसमें वैल्यू लग रही है, तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। और अगर आपको लगता है कोई और भी पॉइंट्स होनी चाहिए तो उन्हें भी आप जरूर नीचे कॉमेंट्स में लिखकर हमारी इस पूरी कम्युनिटी को एक अच्छा एक्शनेबल इनपुट भी प्रोवाइड करें। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी और दूसरे वीडियो में।
तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।